उष्मा के बारे में। उष्मा क्या है आपका? उष्मा जैसे कि आप लोग कार्य करते हैं तो जो कार्य होता है वैसी क्या है आपका, कार्य के बाद क्या है आपके पास ऊर्जा है। ठीक, तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और उसके बाद एक चीज आता है उष्मा। तो उष्मा भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? दो वस्तुओं के ताप में भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, और हमेशा जो उष्मा है वो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर जाता है। पढ़ें, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण उच्च ताप से निम्न ताप की ओर बहती है। उष्मा का प्रवाह कब तक होते रहेगा? तब तक होते रहेगा जब तक क्या ना हो जाए, जो उच्च ताप वाली वस्तु है और जो निम्न ताप वाली वस्तु है उसका टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तब तक ये क्या होते रहता है? प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, पेज नंबर 236। किसी वस्तु में जो निहित उष्मा है उस वस्तु के द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करता है। मतलब कि उस वस्तु का जो अमाउंट है वो अमाउंट कितना है, ठीक है, मतलब मात्रा कितना है उसका, ठीक है, और उस वस्तु का ताप कितना है, इन बातों पे निर्भर करेगा कि उससे कितना उष्मा निकलेगा, ये चीज। ठीक है, जैसे हथौड़े के चिंगारी से हाथ नहीं जलता लेकिन गर्म पानी में हाथ डालने से हाथ जल जाता है तो दोनों के पास उष्मा, चिंगारी में भी उष्मा है और आपके पास गर्म पानी में भी उष्मा है, लेकिन गर्म पानी का जो द्रव्यमान है वो उस चिंगारी से ज्यादा है, इसलिए आपको क्या होगा, उसमें गर्म पानी में हाथ डालोगे तो क्या हो जाएगा? हाथ जलेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एसआई पद्धति में जो उष्मा का मात्रक होता है वो क्या है? जूल है। ठीक है, जबकि सीजीएस में क्या है आपके पास? कैलोरी। अब यहां से क्या क्या चीज दिखा है आपको? 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2। 4.2 नहीं होता एक्चुअल में, 4.187 होता है, 4.187। तो लगभग इसको क्या बोल दिया जाता है? 4.2 जूल करके। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। अगर इसको उल्टा करोगे मतलब कि 1 जूल, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा? 1/4.2 कैलोरी। ठीक है, 1/4.2 कैलोरी को हल करोगे तो कितना आएगा आपके पास? 0.24 कैलोरी। ठीक है, तो 1 जूल इक्वल्स टू क्या है? 0.24 कैलोरी, ये इतना चीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन दोनों को दिमाग में रखे रहेंगे। फिर इसके बाद देखें, और वैसे किलो कैलोरी की जब बात कर रहे हो, किलो मतलब कि 1000 का गुना है फिर। ठीक है, तो 1 किलो कैलोरी मतलब कि 1000 कैलोरी। अब 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो वहां पे मैं लिखा हूं, उसमें पूरा लिख दिया मैं, 4186 करके। ठीक है, तो 4.186 जो जूल होता है, 1 किलो कैलोरी मतलब क्या होगा? 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी को कैसे लिख सकते हो? 1000 इंटू 1 कैलोरी। तो 1000 इंटू 1 कैलोरी का वैल्यू कितना बोल रहे हो आप? 4.2। एक्चुअल में 4.2 नहीं है, ये क्या है? 4.186 करके है। ठीक है, वो 7 तक में अप्रोक्स लिया जाता है फिर उसको। फिलहाल इसको मैं अगर बोल रहा हूँ 4.186 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू, तो यहां से कितना हो जाएगा? 4186 जूल। दशमलव बाद 3 अंक, 3 ठोक शून्य यहाँ पे, तो 3 शून्य इन दशमलव को हटा देगा। ठीक है, तो आंसर आपका किलो कैलोरी में कितना होगा आपका? 4186 जूल, या फिर 4200 करके दिया जाता है। अगर जैसे कि 4.2 लेते, मान लो मैं कितना लेता? 4.2, तो ये कितना आ जाता आपका? 4200 जूल। ठीक है, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब उष्मा का संचरण। उष्मा का संचरण क्या है? 3 प्रकार से होता है। एक तो चालन है, ठीक है, संवहन आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, विकिरण करके। अब जो चालन है वो क्या होता है? चालन मतलब कि जैसे आप हथौड़े को पकड़े हुए हो या एक 8 रॉड को, छड़ को पकड़े हुए हो, एक कोंटे से उसको ठोक रहे हो, कुछ समय बाद क्या हो जाता है? उसका दूसरा कोंटा भी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? चालन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होगा? चालन में क्या होगा? कंडक्शन में
कंडक्शन। चालन में क्या होगा, आपके पास क्या है, एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड के एक तरफ को क्या कर रहे हो, आप पीट रहे हो, ठीक है, तो इसके जो कण हैं, ठीक है, अंदर में इसके जो कण हैं वो क्या करेगा, जैसे पीटे इस कण में गतिज ऊर्जा आया, गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या होने लग गया, गर्म होने लग गया। अब ये क्या करेगा, वो वहीं पे रहेगा ना, कण यहीं पे रहेगा, ये पहला वाला कण यहीं पे रहेगा, अपना ऊर्जा इसको देगा, फिर ये दूसरा वाला कण इसको देगा ऊर्जा, ऊर्जा मतलब कि उष्मा दे रहा है। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका ये लास्ट वाले कण तक उष्मा पहुंचता है, जिसके कारण आपको क्या महसूस होता है कि ये वाला हिस्सा भी क्या हो गया है, गर्म हो गया करके। और वैसे ही जब चाय वगैरह बनाते हैं, अब चाय की बात, मतलब कि ठोसों में होगा चालन, चालन किस में होता है, ठोसों में, ठीक है। आपको एक ठोस मतलब कि धातुओं में बोल सकते हो। द्रव में भी क्या होता है, चालन हुआ, एक ठोक द्रव, कौन सा द्रव है, वो पारा, ठीक है, पारा क्या है, धातु है, पारा क्या है, धातु है, ठीक है, जो कि लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है, चालन हुआ, ठीक है। आगे देखें तो पहले चालन, उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों द्वारा, पदार्थ के कण अपने स्थान नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, बगल वाले कणों को क्या देते जाएंगे, उष्मा देते जाएंगे। पदार्थों के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े या त्याग किए बिना पहुंचती है, क्या कहलाती है, चालन कहलाती है। चालन की प्रक्रिया ठोस पदार्थों में होती है, ठीक है। अब चालन की प्रक्रिया ठोस पदार्थों में होती है, तो चालक के प्रकार है कुछ कुछ, चालक कितने प्रकार के दिख रहे हैं आपको वहां पर, चालन कितने प्रकार के, एक है चालक होगा, एक होगा कुचालक, और एक आएगा आपके पास उष्मारोधी, ठीक है। देखें चालक, चालक में क्या होगा, जिससे होकर क्या होगा, उष्मा का चालन सरलता से होता है, एकदम आसानी से। जैसे कि आपके जो भी रॉड वगैरह हैं, ठीक है, धातुएं वगैरह है, उनमें उष्मा का जो चालन है वो एकदम आसानी से होता है। इसलिए ऐसे पदार्थ जिनमें उष्मा का चालन सरलता से होता है, जैसे कि समस्त धातुएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट CTAT का सीक्वेंस याद रखेंगे, सबसे अच्छा चालकता कौन प्रदर्शित करता है, चांदी, सी के बाद जो टी लिखा है वो टी तांबा है, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। कई बार एग्जाम में आया हुआ, चांदी उष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक है, जबकि तांबा क्या है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ चालक है, ठीक है। कुचालक की बात करते हैं, तो कुचालक मतलब उसमें से उष्मा प्रवाहित नहीं होगा, ऐसा नहीं है, प्रवाहित होगा लेकिन बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर, ठीक है। पदार्थ जिसमें उष्मा का चालन सरलता से नहीं होता हो, जैसे कि रबर, गैस, लकड़ी का बुरादा, कांच हो गया, सिलिका हो गया आदि। निर्वात क्या है, उष्मा का सर्वश्रेष्ठ कुचालक है। निर्वात, उष्मा का, निर्वात मतलब कि जहां वायु ना हो, ठीक है, उष्मा का क्या है, सर्वश्रेष्ठ कुचालक है। फिर इसके बाद जबकि हवा क्या है, हाँ, दोनों में अंतर है, निर्वात और हवा दोनों में अंतर है। निर्वात मतलब कि जहां हवा ही ना हो, और उसके बाद हवा बोल रहे हो जब, तो वहां हवा की उपस्थिति की बात कर रहे हो आप, ठीक है। आगे देखेंगे आप उष्मारोधी, जैसे कि प्रेस वगैरह आप जब करते हो, प्रेस करते हो या फिर चीला रोटी बना रहे हैं, तो जो तवा वगैरह हो गया, तवे का हैंडल, ठीक है, अब जो आता है तवा, उसमें जो हैंडल लगा रहता है वो सब क्या है, आपका एस्बेस्टस है, या फिर आपके पास एबोनाइट मिलने वाला है। जैसे कि तवा के हैंडल में क्या है आपके पास, एबोनाइट, वो मटेरियल है ना, एबोनाइट मटेरियल। विद्युत आयरन के हैंडल में एस्बेस्टस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बेस्ट है क्या चीज, आयरन। जबकि तवा का हैंडल में क्या रहेगा, एबोनाइट। इनमें से बिल्कुल भी आपका कितना भी गर्म करो आप, तवे को कितना भी गर्म करें, प्रेस को कितना भी गर्म करें, आपका वो हैंडल गर्म नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको उसमें गर्माहट महसूस नहीं होगा। और ऐसे कौन कौन से बेस्ट है, कौन है बोला, आयरन, आयरन में एस्बेस्टस का, जबकि तवा के हैंडल में एबोनाइट का, ठीक है। आगे आए,
237 पेज के बाद 238। दो सौ 38 पेज। चालन में ऊष्मा संचरण के लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि जो माध्यम है, ठोस अवस्था में आपके जो कण हैं वो बिल्कुल अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। उन लोग क्या करते जाएंगे, अपना ऊर्जा बगल वाले को स्थानांतरित करते जाएगा। तो कण अपना स्थान छोड़े बिना क्या करता है, ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, आगे आएंगे, क्या लिखा है, ठोसों में चालन ठोसों में चालन विधि सर्वाधिक तथा गैसों व द्रवों में चालन विधि बहुत कम होती है। देखो एक्चुअल तो क्या चीज है, आपका चालन किस में होता है, ठोसों में, लेकिन फिर भी अगर आपको सीक्वेंस पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा किस में आएगा, आपका ठोस में सबसे ज्यादा चालन का गुण आएगा, फिर उसके बाद द्रव और गैस में। ठीक है, उसके बाद आएगा आपके पास एक संवहन। संवहन जैसे कि चाय बना रहे हैं अपन, चाय बना रहे हैं तो क्या होने वाला है, नीचे के कण क्या होते जाएंगे, जो ठंडे पदार्थ ठंडे कण है वो क्या होते जाएंगे, जैसे जैसे गर्म होंगे। ठीक है, यहां पर क्या दे रहे हो, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जैसे इसको टेम्परेचर दिए, ये ठंडे कण क्या होंगे, ऊपर लेंगे, और इसके जगह में ऊपर के जो ठंडे कण हैं ये गर्म होकर ऊपर चले गए, उसके जगह में इसके बगल वाला फिर आएगा, फिर वो गर्म होकर अपना स्थान छोड़कर फिर अब ऊपर भगेगा, वो ऊपर भगा, उसके जगह में फिर कौन आएगा, फिर एक नया कण आएगा। तो इस प्रकार क्या होता है, एक धारा बन जाता है। ठीक, और इस धारा को संवहन धारा बोला जाता है, कन्वेक्शन करंट। ठीक है, पढ़ें, गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। इस विधि में द्रव व गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। इस प्रकार एक धारा निर्मित होती है जिसे क्या कहते हैं, संवहन धारा कहते हैं। फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायुमंडल इसी प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है, जो जल समीर और थल समीर बोलते हो। ठीक है, दिन के समय आपका जल से क्या हो रहा है, थल की ओर चल रहा है हवाएं, फिर उसके बाद थल से जल की ओर चलता है हवाएं। ठीक है, वो जल समीर और जो थल समीर है वो उसका जो कारण है वो कौन सा है, संवहन ही है। ठीक है, ये 10वीं की चीजें हैं। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है, किस कारण, संवहन प्रक्रिया हो करके बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा जाना, ये सब किसके उदाहरण हैं, आपके संवहन के। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो भी बुक होगा उससे पढ़ते रहें, ज्यादा चीज अगर हो चाहिए तो। ठीक है, इतने बस में नहीं होगा, आप लोग पढ़ते रहें अपने स्तर में। और विकिरण, माध्यम के कण भाग नहीं लेते हैं, मतलब माध्यम के कण भाग नहीं लेंगे, बल्कि ऊष्मा स्वयं ही क्या हो जाता है, विकिरण के रूप में। जैसे सूर्य से हमको जो ऊर्जा मिल रहा है वो विकिरण ऊर्जा के रूप में मिल रहा है। मतलब जो कण हैं, माध्यम के जो कण ही हैं, वो खुद गति करते हैं किसमें, विकिरण में। माध्यम के कण ऊष्मा ही क्या करता है, विकिरण के रूप में आगे बढ़ता है। माध्यम का कण भाग नहीं लेता है, बल्कि ऊष्मा क्या होता है, स्वयं ही विकिरण के रूप में संचालित होती है। यह संचरण की प्रक्रिया निर्वात में भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, कि विकिरण आपका वहां भी घटित हो सकता है जहां वायु ना हो बिल्कुल। ठीक है, जहां वायु नहीं है बिल्कुल वहां पर भी क्या होगा, आपका विकिरण की घटना घटित होगी। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा इसी विधि द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, आगे पढ़ते जाओ थोड़ा, पेज नंबर 239। क्या क्या लिखा है, इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश के वेग
तो आपको पूछा जाता है कि विकिरण ऊर्जा में जो वेग होता है वो कितना होता है, तो वो होता है प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है, कितना होता है प्रकाश, 3 × 10⁸ ठीक है, वही चीज है, 3 लाख बोल रहे हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं आप, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और वही आपका तरंग किन किन रूपों में मिलता है, आपका पराबैंगनी किरणें, ठीक है, और अवरक्त किरणें, लघु रेडियो तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे, इस रूप में जो आप पढ़ते हो वही चीज बोल रहे हैं कि विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती है, जिन्हें आप क्या कहते हो, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। दैनिक जीवन में इसका उदाहरण क्या क्या है, उसको पढ़ें पूरा। पढ़ लेना उसको। फिर उसके बाद है थर्मल एक्सपांसन को देखेंगे, ऊष्मीय प्रसार। अब वहां पे मैं रेड लाइन में लिखाऊंगा बगल में, क्या लिखा हूं कि ऊष्मा की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, तो मतलब पदार्थ की मात्रा जितना ज्यादा होता है उसमें ऊष्मा का मात्रा भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा होगा। पदार्थ का मात्रा जितना ज्यादा होते जाएगा, ठीक है, या पदार्थ का आयतन जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, उसमें ऊष्मा का मात्रा बढ़ते जाएगा करके। तो किसी पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ताप बढ़ाओगे तो सिंपल सी बात है, गतिज ऊर्जा प्राप्त करेंगे कण, और कण क्या होंगे, दूर दूर भागेंगे फिर ऐसे में, तो जिसके कारण पदार्थ क्या हो जाता है, फैल जाता है। और जब हम पदार्थ को ठंडा करते हैं तो पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है, और उनका संकुचन होता है। ऊष्मीय प्रसार को निम्न 3 रूपों में देखा जा सकता है। कौन कौन सा, ठोसों में ऊष्मीय प्रसार, द्रव में ऊष्मीय प्रसार, गैसों में ऊष्मीय प्रसार। चलिए इसके बाद सुने 240 नंबर का पेज, 240 पेज में आप देख रहे हैं ठोसों में ऊष्मीय प्रसार। तो इसमें आपके 3 प्रकार के गुणांक पढ़ने को मिलेंगे। एक है आपका रेखीय और क्षेत्रीय और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है। तो जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो उसकी सभी दिशाओं में प्रसार होता है, मतलब कि फैलाव होता है। सभी दिशाओं मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों दिशाओं में क्या होने वाला है, उसका फैलाव होने वाला है, जिससे इसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि होगी, ठीक। अब ये क्या है, आपके प्रसार 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक है रेखीय प्रसार, फिर क्षेत्रीय प्रसार, फिर है आयतन प्रसार। रेखीय प्रसार को देखेंगे, क्या चीज आएगा, किसी छड़ के लंबाई में जो प्रसार होगा उसको क्या कहोगे आप, रेखीय प्रसार कहोगे, मतलब लंबाई में परिवर्तन होना, वो क्या कहलाएगा, आपका रेखीय प्रसार कहलाएगा। तो पढ़ें, किसी छड़ को गर्म करने पर उसके लंबाई में लंबाई में परिवर्तन या वृद्धि क्या कहलाएगा, रेखीय प्रसार कहलाता है। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण के ताप को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके लंबाई में जो होने वाली परिवर्तन है वह क्या कहलाता है, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। देखिए अल्फा इक्वल टू क्या है आपके पास, फार्मूला देखें, डेल एल इक्वल टू एल इंटू डेल थीटा लिखा हूं ना वहां पे, वो डेल थीटा के जगह आप क्या सोच सकते हो, डेल टी करके, ठीक है, और वो टेम्परेचर को दर्शा रहा है, थीटा जो लिखा हूं। तो अगर आपको अल्फा के बराबर अगर डेल एल चाहिए, अल्फा के बराबर क्या चाहिए, डेल एल चाहिए, तो एल और डेल टी का मान, गणित, अगर आपको अल्फा के बराबर डेल एल करना है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका मान क्या रखें कि ये अपने आप हट जाए, एल और डेल टी का मान 1 रखेंगे, सिंपल सा भी, 1 × 1, 1 एकम 1। अब नीचे में जो 1 लिखा है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो नहीं हो जाएगा अल्फा इक्वल टू डेल एल, मतलब किसी छड़ के, अब देखो अल्फा इक्वल टू डेल एल जो है उसको मैं परिभाषित कर रहा हूं, डेल एल मतलब कि लंबाई में परिवर्तन,
और अल्फा क्या है आपका रेखीय प्रसार गुणांक है। अल्फा क्या है रेखीय प्रसार गुणांक है। डेल एल क्या है लंबाई में परिवर्तन। एल क्या है छड़ की लंबाई। अब छड़ की लंबाई को आप क्या बोल रहे हो एक सेंटीमीटर बोल लो या मीटर बोलोगे तब फिर ऐसा ही अगर हम बोलोगे मीटर बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है तो उस सब चीज के लिए क्या बोल दिया जाता है एकांक लंबाई। इसका मान क्या होना चाहिए एक। अब वो सेंटीमीटर में होगा कि मीटर में होगा वो बात की बात है लेकिन इसका मान कितना होना चाहिए एक। एक के लिए शब्द आएगा एकांक लंबाई की छड़ को अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देने पर। ठीक है ये केल्विन नहीं डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन से जो लंबाई में परिवर्तन होगा वही क्या कहलाएगा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाएगा। तो रटने का भी तो नहीं है। एकांक लंबाई की छड़ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन के कारण लंबाई में जो परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाएगा रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। पढ़ें किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि। ठीक है बढ़ाओगे तो बिल्कुल सिंपल सी बात है प्रसार होगा मतलब कि अब प्रसार पढ़ रहे हो ना तो वृद्धि की ही बात करोगे आप लोग। वृद्धि रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। अब फॉर्मूला आप देख पा रहे हैं रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इक्वल्स टू डेल एल मतलब कि लंबाई में वृद्धि और एल इंटू डेल थीटा लिखा हूं मैं। डेल थीटा के जगह में आप क्या लिख सकते हो डेल टी भी लिख सकते हो। ठीक है तो डेल थीटा या डेल टी क्या है आपका ताप वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। एल क्या मूल लंबाई को। डेल एल क्या कर रहा है लंबाई में वृद्धि को। अल्फा है आपका रेखीय प्रसार गुणांक। अब सेम चीजें आप किसके लिए देख पाओगे डायरेक्ट फार्मूला में कूदे कौन कौन सा 239 वगैरह मतलब 241 वगैरह हम देख पा रहे हो बीटा अल्फा बीटा गामा। अगर अल्फा रेखीय है तो बीटा को क्या बोल लो क्षेत्रीय गामा को क्या बोल ले आयतन के रूप में। तो जहां पे डेल एल लिखा होगा वहां पे डेल ए आएगा डेल ए बटे ए करके आएगा और वॉल्यूम वाले में आयतन वाले में डेल वी बटे वी लिखा होगा। ठीक है इतना ही बस है। तो क्षेत्रीय प्रसार को पढ़ेंगे ऐसी और वैसी आयतन प्रसार को पढ़ लेंगे आप लोग। ठीक है आप देख पा रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और मतलब अल्फा बीटा गामा ये 11th का है ये टॉपिक। ठीक है अल्फा बीटा गामा में संबंध पूछा जाता है आपको रेशियो। तो अल्फा बीटा गामा में रेशियो कितना होता है 1:2:3। ठीक है और ये आया कैसे पहले क्या लिखा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक उसको ध्यान दें। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है और उसके बाद क्या लिखा है आयतन प्रसार गुणांक के लिए। तो आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा आपका 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। ठीक है देखो मैं अल्फा बीटा गामा का रेशियो निकालूंगा यहां से। अब गणित ध्यान दें बीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा और v इक्वल्स टू क्या है आपका 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। यहां से देखें तो थोड़ा ये रुको इसलिए अल्फा बीटा गामा का रेशियो अल्फा का वैल्यू को रहने दें अल्फा ही बीटा का वैल्यू को क्या रखें 2 अल्फा गामा का वैल्यू को 3 अल्फा। ठीक है अब मैं बोला था कि अनुपात वाले चीजों में आपका मन जो कॉमन दिख रहा है उसको हटा सकते हो। जैसे कि अल्फा कॉमन है अल्फा कॉमन है अल्फा कॉमन है मतलब यहां पे क्या बचा 1 2 3। ठीक है मतलब कि ये आपका आ गया अल्फा बीटा गामा का रेशियो। ये डायरेक्ट पूछेगा एक तो ये डायरेक्ट पूछता है और ये डायरेक्ट पूछता है अल्फा बीटा गामा का रेशियो। इसको तोड़ मरोड़ के दे देगा। यहां से आपको अल्फा बराबर ये भी दे सकता है बीटा बटे 2 फिर भी तो सही है। त्रिय गुना ही बस तो किए हैं आप। ठीक है आगे देखें दैनिक जीवन में ठोसों के प्रसार के उदाहरण। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे वहां पर रोड में खासकर पुल के पास पुल में बीच बीच में ना लाइन को गड्ढा किया रहता है उस सड़क को। ठीक है क्यों क्योंकि वो क्या होगा गर्मी के दिनों में क्या होगा उसमें एक्सपांसन होगा मतलब प्रसार होने वाला है। तो वो प्रसार के कारण ऐसे इतना सा क्या कर दिया गया गैप छोड़ दिया गया। अब ये प्रसार होगा ना तो ये अपने आप चिपकेगा फिर। ठीक है अब मान लो अगर आपने गैप दिया ही नहीं
गैप अगर दिया ही नहीं, अब ये पहले से चिपका के रखे हो इसको, अब आपके पास प्रसार हुआ, ठीक है, अब प्रसार हुआ, अब प्रसार होगा तो फिर ये कैसे फिर चिपकेगा, और जगह ही तो है ही नहीं, तो फिर ये टूटने का चांसेस है ना फिर। अरे गैप रहेगा तभी तो एक दूसरे से मिल पाएंगे फिर ऐसे में। वैसे देखें, रेल के पटरियों के बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है क्योंकि गर्मी के दिनों में पटरियों का प्रसार होने से प्रसारण के लिए जगह मिल जाता है, जिससे पटरियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ठीक है। और एक तो कैसी देखोगे आप, संकुचन के लिए, ठीक है, कंट्रेक्शन के लिए, जैसे कि तार जो रहते हैं, है ना, बिजली वाले जो तार रहते हैं वो झुला के बनाए जाते हैं, एकदम टाइट नहीं बंधे रहता है एक खंभे से दूसरे खंभे तक। क्यों है, जैसे कि ठंडी का दिन आया, अब ठंडी के समय में आपको पता है संकुचन होना है, अब पहले से अगर टाइट बांध दी है ऐसे दो खंभे के बीच में, तार को एकदम टाइट बांध दी है, अब वो ठंडी हुआ तो और ज्यादा तनाएगा, अब तनाने के लिए एक्स्ट्रा तो उसका लंबाई है नहीं, ठीक है, उसके कारण क्या हो जाएगा, फिर टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा झुला कर बनाया जाता है उसको, ताकि वो अगर सिकुड़े भी तो फिर वो अपने मूल लंबाई में रहे, ठीक है। आगे देखें, बिजली तार लगाते समय उन्हें थोड़ा ढीला लगाया जाता है ताकि ठंड के समय में जब सिकुड़े तो टूटे ना। लोलक घड़ी का लोलक गर्मी में बढ़ जाता है, ये तो पढ़ चुके हैं आप लोग, यही सब कारण है गर्मी में बढ़ना और ठंडी में सिकुड़ने का। 241 पेज हो गया, फिर उसके बाद 242 में द्रवों में उष्मीय प्रसार। द्रव में उष्मीय प्रसार, द्रवों का कोई आकार नहीं होता, ठीक है। देखो, द्रव का आपके पास कोई आकार नहीं है, आपने उसको गिलास में ले लिया तो उसका आकार गिलास के आकार का हो गया। आपने उसी गिलास के पानी को अगर आपने बाल्टी में डाल दिया, आपको पता है कि गिलास में जितना ऊंचा चढ़ा था वो पानी, एक गिलास पानी पूरा इतना ऊंचा चढ़ा है, लेकिन आप इसी पानी को अगर बाल्टी में डाल दिए तो सिर्फ उसके तली में जाएगा, मतलब इतना ऊंचाई, ज्यादा से ज्यादा, समझ में आया। तो वो गिलास में उस पानी का आकार अलग है, जबकि बाल्टी में उस पानी का आकार अलग है। तो ये कौन सा आकार को ग्रहण करता है, जिस पात्र में इसको डाला जाता है उस पात्र के आकार को वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। पढ़ें, द्रवों का कोई आकार नहीं होता, ये जिस पात्र में डाला जाए उसका आकार क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। किंतु जब द्रव किसी आकार, क्या लिखा है, द्रव किसी आकार प्रकार में रहता हो, तापमान बढ़ाने पर उसका क्या होते जाएगा, तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और घनत्व क्या होता है, घटता है। आपको क्या पता है कि डेंसिटी रो इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। घनत्व बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी दिख रहा है इनडायरेक्टली रूप में, अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो घनत्व क्या होने वाला है, वॉल्यूम कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, तो टेम्परेचर बढ़ाए तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या होने वाला है, फिर घनत्व कम होने वाला है, ठीक है। तापमान बढ़ाने पर आयतन क्या होता है, बढ़ता है, घनत्व क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। अब ये चीजें कब चीज संभव है, ये संभव कब है, जब द्रव्यमान क्या रहे, स्थिर रहे ना। अरे द्रव्यमान स्थिर है तभी तो इस बराबर और ये कांस्टेंट को क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी, ये अल्फा नहीं है, आप प्रोपोर्शनैलिटी कर सकते हो किसके, 1/v के, मतलब कि रो इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, 1/v नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, लेकिन इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। यहां पर रो डाल दो, यहां पर क्या डाल दें आप, v, और v क्यों बढ़ा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से। टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ेगा, घनत्व कम होगा। कब के कंडीशन में, जब द्रव्यमान क्या रहे, स्थिर है। तो द्रव्यमान क्या रहता है, अगर नियत रहता है, मतलब उसमें द्रव्यमान नियत रहने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक गिलास पानी जो लिया है उसमें जबरदस्ती का और कुछ नहीं मिला रहे हो, उतना ही रहने दो, तो उसको होने वाले क्या है, मतलब कि उसको गर्म करोगे तो फिर उसका क्या होगा, प्रसार होगा, मतलब आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहे तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। आगे अपवाद है इसका कुछ,
जैसे कि सिल्वर आयोडाइड AgCl2, सिल्वर आयोडाइड लिखा हूं और वहां पे क्या लिखा हूं, सिल्वर क्लोराइड लिखा हूं, मतलब कि हेलोजन तत्व की बात किया जा रहा है। 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच क्या होता है, संकुचित होगा, मतलब कि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर उसको कर रहे हो, ताप दे रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो 0 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए। तो फैलने के बजाय वो क्या होता है, सिकुड़ता है। जबकि 80 से 140 के बीच इसके आयतन में क्या आता है, कमी, और घनत्व में क्या होते जाता है, वृद्धि होते जाता है। ठीक है, ये कुछ अपवाद है। सिलिकॉन का उतना ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अपवाद में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पानी का, पानी का अपवाद। आपको क्या पता, क्या समझ में आया, ध्यान से सुनते जाएं। पानी के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 2 3 4, तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्या है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या होते जाना चाहिए आपका, ऐसे कर लेता हूं, इस तरफ से उस तरफ, घनत्व नीचे से ऊपर बढ़ने चाहिए, मतलब रो का मान यहां पर, जैसे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होना चाहिए, जितना वॉल्यूम आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर था उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, उससे और ज्यादा होना चाहिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, गर्मी ज्यादा लग रहा था इसमें नाटक एक लगता, जब भी पढ़ा एक समय में। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पानी क्या करता है, अपवाद स्वरूप अलग व्यवहार दर्शाता है। आपने वॉल्यूम अधिकतम कहां पे होना चाहिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अधिकतम क्या रहता है, यहां पर रो रहता है। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम क्या रहेगा फिर, न्यूनतम। ठीक है, जबकि वॉल्यूम आपका सबसे अधिक कहां पे मिलने वाला है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहां पर क्या होने वाला है, मतलब कि रो क्या मिलने वाला है, कम। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या रहता है, अधिकतम, घनत्व क्या रहेगा फिर, कम रहेगा। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, नीचे लिखा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन अधिकतम, नीचे देखें, और घनत्व क्या रहता है, न्यूनतम। ये अपवाद है ना, होना चाहिए इसका उल्टा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे बढ़ना चाहिए क्या, आयतन, यहां तक बढ़ना, यहां पे v का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगर आप टेम्परेचर को ना, इसके बाद आप टेम्परेचर को अगर बढ़ाओगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे बढ़ाओगे आप टेम्परेचर, अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के जैसे आगे बढ़ाए 5 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह में, ये अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है करके। ठीक है, यहां पर जितना वॉल्यूम रहेगा, जैसे कि मान लो 2 सेंटीमीटर क्यूब है, फिर 6 किया तो 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। समझ आ रहा है, या और कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे कि वॉल्यूम यहां पर कितना है, मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर 4 3 2 1, अब उसके बाद 0 नहीं, अब बढ़ेगा ये वापस 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे में, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से बनेगा ये 2 3 4 ऐसे करके। मतलब जैसे जैसे आप पढ़े हो कॉन्सेप्ट उस नियम का पालन करता है, लेकिन वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बात करता है, तो इसी को बस पढ़ें। तो आज सामान्यतः द्रवों को गर्म करने पर उनका आयतन बढ़ता है। पानी का असामान्य व्यवहार, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच उल्टा प्रदर्शित करता है, उल्टा। तो वही चीज उल्टे को समझाया अभी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होता है, अधिकतम होना चाहिए, क्या वहां पे न्यूनतम होना चाहिए, लेकिन यही अपवाद है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन क्या होगा, अधिकतम, और घनत्व क्या होता है, न्यूनतम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन क्या हो जाता है, न्यूनतम, और घनत्व अधिकतम। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ताप जैसे आगे बढ़ाओगे आप, तो जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उस हिसाब से आयतन बढ़ते जाएगा और घनत्व क्या होते जाएगा, फिर कम होते जाएगा। ठीक है,
वहां पे मैं घनत्व लिखा हूं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है वो कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे में लिखाया है क्या? चले देखें, फिर विशिष्ट ऊष्मा के बारे में यहीं से पढ़ेंगे आप लोग। पेज नंबर 243। 0 सेंटीग्रेड मतलब बर्फ के फॉर्म में रहेगा? हाँ, बर्फ के फॉर्म में। तब उसका आयतन सबसे ज्यादा रहेगा? हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका आयतन क्या रहेगा? सबसे अधिक। ठीक है, आगे। पानी के असामान्य व्यवहार के कारण झीलों या तालाबों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर झीलों या तालाबों में ऊपर बर्फ जम जाता है। बर्फ जम रहा है मतलब क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात किया जा रहा है ना। ठीक है, फिर उसके बाद लेकिन बर्फ के नीचे जो पानी बहता रहता है, नीचे क्या है? पानी बहता रहता है, बर्फ क्या है? ऊपर है। तो समझे इसमें क्या है? ऊपर का टेम्परेचर ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, लेकिन नीचे का नहीं हुआ है अभी तक। समझ रहे हैं क्या हो रहे हैं? नीचे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हुआ है, ऊपर का टेम्परेचर पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, उसके बाद होना चाहिए नीचे वाला। लेकिन खुद वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो वो तो बर्फ में परिवर्तित हो गया, ऊपर का चीज। अब नीचे के पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक होने के लिए ऊपर से ठंडकता आना चाहिए। उस ठंडकता को रोक किसने लिया है? बर्फ ने। इसलिए नीचे का झील में क्या होता है? वही चीज वो पिक्चर में देखे ना, झील में क्या बर्फ जमा हुआ है, नीचे से पानी बह रहा है करके, तो कारण वही है। पढ़ें एक बार। लेकिन बर्फ के नीचे पानी बहता रहता है, चूंकि नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, इसी कारण जलीय जीव क्या होते हैं? पानी के अंदर सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि नीचे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है किस पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि ऊपर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचकर क्या हो जाता है? बर्फ जम जाता है। अब वो बर्फ के बाहर में आपका वायुमंडल भले 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, अब वो अंदर वाले जो पानी है उसको भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा करके अटैक करेगा, लेकिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में कौन है? बर्फ का परत। इसलिए जलीय जीव अंदर के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सुरक्षित रहते हैं। जाड़ों की रातों में पाइप कट जाते हैं, चूंकि जब तापमान कम होने लगता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाइप के अंदर जलों का आयतन क्या होते जाता है? बढ़ते जाएगा ना। आयतन क्या होगा? सॉरी, घटेगा क्या? 0 से किसमें बोला है? सॉरी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0, तो 4 से 0 कम हो रहा है ना। टेम्परेचर क्या होगा ठंड के दिनों में? कम होते जाएगा। कम होते जाएगा तो फिर आयतन क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। पानी का आयतन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब उन लोग क्या करेंगे? पाइप को फिर धक्का मारेंगे, फिर इससे क्या होगा? पाइप फट जाएगा। ठीक है, चूंकि जब तापमान कम होने लगता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाइप के अंदर जलों का आयतन बढ़ते जाता है, जिससे आंतरिक दबाव सीमा के बढ़ने से पाइप क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। समुद्र जल, फिर एक पॉइंट, समुद्र जल में अगर आप बर्फ को डाल रहे हो तो उसका 1/9 भाग जो है समुद्र में, बर्फ का 1/9 भाग, जबकि सामान्य जल में बर्फ का 1/10 भाग। जैसे समुद्र में मैं डाला किसको? बर्फ को, तो बर्फ का कितना हिस्सा आपको दिखेगा? 1/9 हिस्सा दिखेगा। ठीक है, उल्टा बोल रहे हैं क्या? हाँ ठीक तो बोल रहे हैं। जबकि सामान्य जल में बर्फ का 1/10 भाग समुद्र के ऊपर। ठीक, सामान्य जल में क्या रहेगा? आपका 1/10 हिस्सा आपको ऊपर दिखते रहेगा। जैसे कि मैं बोल लेता हूं 90, मान लो आपका ऊंचाई कितना है आपके बर्फ का? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ठीक है, बर्फ का ऊंचाई बोल रहा हूं मैं। अब उस बर्फ को अगर मैं समुद्र में जाके डुबा दिया तो आपको कितना दिखेगा? 90 का 1/9 मतलब कि 10 सेंटीमीटर दिखेगा बर्फ में। समझ में आ रहा है? समुद्र में बर्फ का कितना हिस्सा आपको उस समुद्र के तल के ऊपर दिखेगा? तो वो दिखेगा 90 का 1/9 भाग, जबकि उसी को सामान्य पानी में डुबाओगे तो कितना दिखेगा? 9 सेंटीमीटर दिखेगा। 1/10 किसका? 90 का, तो ये कितना मिल गया? 9 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखेगा 90 सेंटीमीटर का, बाकी डूबा रहेगा अंदर में। जबकि इसमें कितना दिखेगा आपको? 10 सेंटीमीटर ऊपर दिखेगा। ठीक है, अब ये कारण क्या है? कैसे बोले? देखो, समुद्र के पानी में आप बर्फ को पकड़े, ठीक है, वो राम भगवान
जैसे वो क्या बोलते हैं, हाँ राम सेतु का निर्माण किया, वैसे ही क्या कर रहे हो आप, बर्फों को फेंक दी। मान लो उतना बड़ा बर्फ है कि मैं ऊंचाई कितना ले लिया, उदाहरण के लिए 90 सेंटीमीटर। अब इसको मैं जाके पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो समुद्र के पानी में, तो ये मान लो कितना है, 9वां हिस्सा, ठीक है। मतलब कि आपको कितना दिखेगा, 10 सेंटीमीटर दिखेगा, और ये जो बचा हुआ 80 सेंटीमीटर है वो किस में डूबा रहेगा, समुद्र में डूबा रहेगा, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होने वाला है, सामान्य पानी में आपको दिखने वाला है कितना, 9 सेंटीमीटर, जबकि डूबा कितना रहेगा, 81। हाँ ठीक तो बोले क्या, ये 80 सेंटीमीटर इसमें डूबा रहेगा, ये 10 सेंटीमीटर आपको दिखेगा, जबकि यहां पर 81 सेंटीमीटर डूबा रहेगा। कारण क्या है, तो सुनो ना, इसको एक बटे में डिवाइड किए है ना, किसको, इसको समुद्र, हाँ तो इसको क्यों एक बटे 10 में कर दिए? है, तो वही तो बता रहे हैं, घनत्व का परिवर्तन है। आपका जो घनत्व है, ठीक है, आप ना तालाब में डूब सकते हो, लेकिन एक ठोक पढ़े होगे कि जिसका घनत्व ज्यादा है, जैसे कि समुद्र के जल, हाँ खारे पानी का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, तो खारे पानी का घनत्व ज्यादा होता है, इसलिए आपका थोड़ा ऊपर तक दिखेगा आपको एक्स्ट्रा चीजें। इसमें 1 सेंटीमीटर आप ऊपर तक देख पा रहे हो बर्फ को, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से तैराएगा, ठीक है, पढ़ सकते हैं, वहां पे है, हाँ बस। समुद्र जल में बर्फ का 1/9 भाग, जबकि सामान्य जल में बर्फ का 1/10 भाग समुद्र और वैसे सामान्य जल के ऊपर रहता है, ठीक है। इसके बाद की चीजों को आप लोग पढ़ के आएंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। कोशिश कल खत्म करें चीजें, कल या परसों तक।